जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग खैरियत से। एक खबर गर्दिश कर रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब काबीना का हिस्सा बनने वाली है। कब हिस्सा बनेगी और उनकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या होगी, ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि इसहाक डार साहब को शायद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया जा रहा है, क्योंकि अब ये मीडिया के ऊपर बातें आनी शुरू हो गई। क्या वाकई इसहाक डार साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और मुराद सईद साहब ने ज़नाना आवाज़ में अपने कारकुनों के लिए एक एडवाइस जारी की है। अब वो अपनी आवाज़ में क्यों नहीं बात कर रहे और क्यों वो एक ज़नाना आवाज़ की मदद लेते हैं, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और साथ ये भी बताएंगे कि मुराद सईद साहब कारकुनों से क्या चाहते हैं। इसके साथ साथ आसफा भुट्टो साहिबा बिला मुकाबला एमएनए इलेक्ट हो चुकी हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे उनके साथ क्या हुआ। आसफा भुट्टो को बगैर किसी इलेक्शन के जितवाने के लिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे उनके साथ जो कुछ किया गया, वो भी हम आपको इसी व्लॉग में बताएंगे। हम सबसे पहले आसफा भुट्टो साहिबा की तरफ जाते हैं। NA 207 जिससे आसिफ अली जरदारी साहब जीते थे और जीतने के बाद कौमी असम्बली का हिस्सा बने थे। वो ज़ाहिर है उसके बाद वो प्रेसिडेंट बन गए। प्रेसिडेंट बने तो ये सीट खाली हो गई। जब ये सीट खाली हुई तो उसके बाद आज आसफा भुट्टो साहिबा को, जो ज़ाहिर है आसिफ अली जरदारी साहब की सबसे छोटी साहबजादी हैं, उन्हें बिला मुकाबला MNA डिक्लेयर कर दिया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से। और ये बिला मुकाबला कैसे इलेक्ट हुई, ये बात बड़ी दिलचस्प है और इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ रिजर्वेशंस हैं। जो डाटा इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी किया गया उसके मुताबिक 11 लोगों ने कागजात जमा करवाए थे NA 207 के लिए, जिनमें से 7 के कागजात मुस्तरद कर दिए गए थे। अब ये मुस्तरद कैसे हो गए कागजात, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वो 7 के 7 उम्मीदवार जो हैं वही कहते हैं कि हमने अपने कागजात ठीक जमा करवाए थे और उनके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, लेकिन फिर इलेक्शन कमीशन ने अचानक हमारे कागजात मुस्तरद कर दिए। फिर उसके बाद PTI की तरफ से शेर मोहम्मद रिंद साहब थे और शेर मोहम्मद रिंद साहब भी इन 7 लोगों में शामिल थे। और ये वही साहब हैं जिन्होंने 8 फरवरी के इलेक्शन में आसिफ अली जरदारी के बाद सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए थे। और इनका ये क्लेम है कि आसिफ अली जरदारी साहब को रात के अंधेरे में बाकायदा जितवाया गया था, जबकि हम वहाँ से जीते हुए थे। और उसके बाद इन्होंने दोबारा अप्लाई किया था। सबका ख्याल ये था कि रिंद साहब हर सूरत मुकाबला करेंगे, लेकिन उन्होंने जब उनके कागजात मुस्तरद किए गए तो इसके खिलाफ अपील ही नहीं की। और जब उनकी तरफ से अपील ही नहीं आई तो ज़ाहिर है फिर उनके कागजात मुस्तरद हो गए और वो इस इलेक्शन के काबिल नहीं रहे, जो एक हैरान कुन बात है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि बाकी जो 3 लोग थे, 7 के बाद जो बाकी 3 बचे, उन्होंने अपने कागजात वापस ले लिए थे। अब देखें उनका दिल कितना बड़ा है और कितना बड़ा ज़रफ़ है कि उन्होंने महसूस ये किया कि आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा के ख़िलाफ़ हमें इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, और उन्होंने रज़ाकाराना तौर पे बड़ी खुशी के साथ दांत निकालते हुए अपने कागजात वापस ले लिए। तो अब देखिए 7 वो लोग गए और उसके साथ साथ 3 ये कागजात जो हैं ये वापस हो गए, तो 10 उम्मीदवार जो है ढेर हो गए। उसके बाद आसफा भुट्टो अकेली रहेगी इस पूरे हल्के में, लिहाजा इलेक्शन कमीशन को मजबूरन इन्हें कामयाब डिक्लेयर करना पड़ गया। तो ये इस इलेक्शन में वाहिद उम्मीदवार हैं जिन्हें आज़ाद इलेक्टेड डिक्लेयर किया गया है। तो आसफा भुट्टो साहिबा को एक तो मेरी तरफ से मुबारकबाद हो कि वो बेनज़ीर भुट्टो की पूरी ट्रू पिक्चर नज़र आती हैं। इन्हें देखने के बाद यूँ महसूस होता है कि बेनज़ीर भुट्टो दोबारा हमारे दरमियान आ चुकी है, क्योंकि इनका गेटअप वही है, इनकी आवाज़ वही है, इनका उठने बैठने का तरीका वही है, और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की एक ट्रू कापी ये महसूस होती हैं। तो ये कौमी असम्बली में आएंगी तो अच्छी बात है, ये नेक और अच्छी रवायात ये कायम करेंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये दावा है कि जो हमारे उम्मीदवार हैं रिंद साहब, उन्हें बाकायदा अगवा कर लिया गया था, क्योंकि वो हर सूरत इलेक्शन लड़ना चाहते थे, लेकिन अचानक रास्ते से उन्हें अगवा कर लिया गया। उसके बाद वो किसी जगह नज़र नहीं आए और जो ही उन्होंने शिकायत दर्ज करवानी थी या उन्होंने अपील करनी थी अपने कागजात मुस्तरद होने के बाद, तो उसके बाद वो किसी जगह नज़र ही नहीं आए और ना ही उन्हें ये मौका दिया गया कि वो इलेक्शन कमीशन में जाके अपील कर सकें। तो रिंद साहब के बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी स्ट्रांग उनकी ऑब्जर्वेशन है कि उन्हें बाकायदा अगवा करके उन्हें मजबूर कर दिया गया था कि उन्होंने ये इलेक्शन नहीं लड़ना। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये दावा भी है कि जिन 3 लोगों ने कागजात वापस लिए उनको बाकायदा मजबूर किया गया है कि आपने इलेक्शन नहीं लड़ना। तो उन्होंने ज़ाहिर है फिर रज़ाकाराना बड़ी खुशी के साथ और थोड़ी सी मजबूरी के साथ उन्होंने अपने कागजात वापस ले लिए। बाकी जो 7 लोग थे जिनके कागजात मुस्तरद हुए, उन लोगों को ज़ाहिर है ना किसी ने अपील करने का मौका दिया
और ना ही उन्हें इलेक्शन कमीशन पहुंचने की इजाज़त दी गई। लिहाजा इस तरह आसफा भुट्टो जरदारी जो है वो बिला ज़मानत इलेक्ट हो चुकी हैं। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि वाकई ऐसा हुआ है या फिर नवाब शाह के लोग इतने कमिटेड हैं कि वो ये समझते हैं कि भुट्टो या जरदारी फैमिली का कोई भी शख्स जब इलेक्शन में खड़ा होगा तो उनके मुकाबले में किसी शख्स को खड़ा नहीं होना चाहिए। बहरहाल ये एक मिस्ट्री है जिसे ज़ाहिर है कोई बहुत बड़ा दिमागी सॉल्व कर सकता है कि कैसे आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा जो हैं उनके मुकाबले में किसी शख्स ने इलेक्शन नहीं लड़ा और वो आज़ाद हैसियत से कामयाब होकर कौमी असम्बली में पहुँच गई। और इसके साथ साथ आज मुराद सईद साहब की तरफ से एक कारकुनों को एक बाकायदा मेमोरेंडम जारी किया गया। उनको बताया गया है कि कारकुनों ने इमरान खान साहब के लिए क्या करना है और बल्कि वकला जो है उनको भी एक डायरेक्शन दी गई है कि उन्होंने केस कैसे लड़ने हैं। तो उनकी एक बाकायदा क्लिप रिलीज़ हुआ है, उसके अंदर उनकी आवाज़ नहीं है, लेकिन कहा यह जाता है कि उनका स्क्रिप्ट है मुराद सईद साहब का, जिसे एक खातून ने अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड किया। तो जब भी पिछले दिनों से उनके जितने भी इस टाइप के इंस्ट्रक्शंस या इस टाइप के मेमोरेंडम्स या इस टाइम की डायरेक्शंस आ रही हैं तो उसे कोई खातून जो है वो अपनी आवाज़ में उसे पढ़ती हैं और उसके बाद फिर उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया जाता है। इमरान खान, बुशरा बीबी, तहरीक इंसाफ की क़यादत और कारकुनान की रिहाई और अवामी मैंडेट की वापसी के लिए पार्टी क़यादत इमरान खान की मशावरत से जल्द से धरने या मार्च का हतमी फैसला जारी करेगी। तो इसमें उन्होंने कहा कि जलसे, धरने और मार्च का ऐलान जो है वो पार्टी कर रही है और अनकरीब हम धरने देंगे, हम मार्च करेंगे और इसके साथ साथ हम रैलीज़ निकालेंगे। और फिर उन्होंने कहा कि नौजवानों के ज़रिए एक तहरीक चलाई जाएगी पाकिस्तान में इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, इमरान खान साहब की बहाली के लिए, इमरान खान साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए। और ये जो तहरीक होगी ये सवात मालाकंड से स्टार्ट होगी और ये फिर पूरे पाकिस्तान में फैल जाएगी। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया या टॉक शोज़ में जो भी शख्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जाता है उसे चाहिए कि वहाँ पे इमरान खान साहब की तस्वीर लेके जाए। तो जब आप टॉक शो में जाएं तो आपकी टेबल पे इमरान खान साहब की तस्वीर पड़ी होनी चाहिए, या फिर आप कोई सोशल मीडिया के ऊपर अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो वहाँ पे इमरान खान साहब की तस्वीर साथ होनी चाहिए। और अगर आप कौमी असम्बली में या सूबाई असम्बली में जाते हैं तो आपके ऊपर लाजम है, आपके ऊपर फ़र्ज़ है कि आप इमरान खान की तस्वीर अपने साथ ज़रूर लेकर जाएँ। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अलीमा खान साहबा की जो हदायत है उसके मुताबिक वर्कर्स को हर उस अदालत में जाना चाहिए जहां इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के केस चल रहे हैं। तो जब भी इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के केस की हेयरिंग हो तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा MPs को, ज़्यादा से ज़्यादा MNS को, ज़्यादा से ज़्यादा सेनेटर्स को और ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स को वहाँ पहुँचना चाहिए, क्योंकि अलीमा खान साहबा की ये हदायत है और उसके ऊपर मुकम्मल अमल दरामद होना चाहिए। उसके साथ साथ उन्होंने इमरान खान साहब के जो वकला हैं उनको भी इंस्ट्रक्शंस दिए, उनको भी ये डायरेक्शन दिए, उनको भी ये हुक्म दिया है कि वो आवाम को रोज़ बताएं कि इमरान खान साहब के साथ कितनी ज़्यादती हो रही है, इमरान खान साहब के केसेस जो हैं किस लेवल तक पहुँचे हैं और इमरान खान साहब को रिलीफ मिलने के कितने % चांसेस है और जेल के अंदर उनके साथ क्या सलूक हो रहा है। फिर साथ साथ उन्होंने अपने वर्कर्स को ये भी कहा है कि आप अपने फोकस पे कायम रहें, आपस में लड़ाइयाँ न करें, क्योंकि जो आपस की लड़ाइयाँ हैं उनसे पार्टी को और इमरान खान साहब के काज को नुकसान तो हो सकता है, फ़ायदा कोई नहीं हो सकता। ये इंस्ट्रक्शंस मुराद सईद साहब की तरफ से बड़ी दिलचस्प हैं, लेकिन सवाल ये है कि मुराद सईद साहब खुद इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए सामने क्यों नहीं आते। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मुराद सईद साहब बाकायदा जुर्रत का मुजाहरा करते हुए सामने आएँ और वो तहरीक जिसके लिए उन्होंने नौजवानों को हुक्म दिया है कि वो सवात और मालाकंड से आगाज़ करें, वो उस तहरीक को खुद लीड करें। जैसे कहते हैं कि लीड फ्राम द फ्रंट, तो उन्हें चाहिए कि वो बाकायदा इस सारी तहरीक को लीड करें और अपना सीना पेश करें। फिर उसके बाद जिस भी टॉक शो में वो जाएं या जो भी वो सोशल मीडिया के ऊपर कोई वीडियो बनाएं तो इमरान खान साहब की तस्वीर सामने रखें और बाकायदा उसको चूम के उस गुफ्तगू का आगाज़ करें। फिर इन्हें चाहिए कि ख़ुद भी अदालतों में जाएं जहां जहां इमरान खान साहब का केस चल रहा है और साथ साथ इमरान खान साहब के जो वकला है उनके साथ कंधे से कंधा जोड़ के ये खुद भी खड़े हों। और इन्हें चाहिए कि अपने फोकस का भी ख्याल रखें, क्योंकि ये जो मुनाफरत पार्टी के अंदर फैला रहे हैं उससे भी पार्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि मुराद सईद साहब इस कदर ज़रूरतमंद और शानदार इंसान हैं कि वो अपनी आवाज़ भी नहीं सुना रहे। अब वो अपना एक सेट टेक्स्ट लिख के भिजवा देते हैं और कोई खातून अपनी आवाज़ में उनकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं
उसको रिकॉर्ड करके वो मीडिया पे वायरल कर देते हैं। उनकी अपनी हिम्मत और जुर्रत का ये लेवल है कि वो अपनी आवाज़ तक नहीं सुना रहे। आना तो बड़ी दूर है, बस लड़ना तो बड़ी दूर की बात है, वो मसल से छुपे हुए हैं और साथ साथ वो पूरी कौम से दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो अपने सीने गोलियों के लिए खोल दें और इमरान खान साहब के लिए कट मारें। तो मैं वैसे मुराद सईद साहब की जुर्रत को सलाम पेश करता हूँ कि वो अपने मोर्चे के अंदर बैठ के अपनी आवाज़ तक नहीं सुना रहे, यानी आवाज़ तक नहीं निकाल रहे, और अगर निकालते हैं तो फिर उस आवाज़ को बाकायदा चेंज करके उसको सुनाया जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई नई टेक्नोलॉजी हो जिसके ज़रिए मुराद सईद साहब तक स्टेट पहुंच जाए। और लेकिन बाकी सबसे वो हुक्म कर रहे हैं, बल्कि मैं कहने लगा कि बाकी सबको वो दरख्वास्त कर रहे हैं, दरख्वास्त नहीं कर रहे, बाकी सबको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, वो हुक्म कर रहे हैं कि उन्होंने क्या करना है। लेकिन ख़ुद उनकी जुर्रत जो है उसका कमाल है, वो इतने नुक्ता कमाल तक पहुंची हुई है कि वो कौम के सामने अपने आप को पेश नहीं कर रहे। तो मुराद सईद साहब को चाहिए कि ख़ुद भी तशरीफ़ लाएं, क्योंकि अगर वो वाकई इमरान खान साहब के सच्चे आशिक हैं तो फिर आशिक के लिए कट मरना मेरा ख्याल है फ़र्ज़ होता है, इबादत होती है। तो ख़ुद तो आप छुप के इबादत कर रहे हैं, दूसरे सब लोगों को कह रहे हैं कि वो अल ऐलान सीना खोल के रियासत के सामने खड़े हो जाएं और इमरान खान साहब को प्रोटेक्ट करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन 4-5 दिनों से निकलना शुरू हुई है और उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काबीना ज्वाइन करने का फ़ैसला कर लिया है। अब इस पे दो राय हैं कि कब वो ज्वाइन करेंगे। एक राय तो ये है कि शायद ईद के बाद कुछ समझौता हो जाए और फौरी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा बन जाए, जबकि कुछ सीनियर लोगों का ये कहना है कि बजट के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डेफिनेटली काबीना का हिस्सा बन जाएगी। अब अगर काबीना का हिस्सा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनती है तो टर्म्स एंड कंडीशन क्या होगी? पहली टर्म्स एंड कंडीशन तो ये होगी कि बिलावल भुट्टो साहब या तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहेंगे, और या फिर अगर उस पर गवर्नमेंट तैयार नहीं होती तो फिर उन्हें वज़ीर ख़ारजा जो है वो बनाया जाएगा। और वज़ीर ख़ारजा वो इसलिए बनना चाहते हैं कि उसमें एक जहाज़ भी अवेलेबल है, उसके अंदर बड़ा फ़ंड है और पूरी दुनिया में घूमने फिरने का, अपनी PR डेवलप करने का, अपने प्रोफाइल बिल्डअप करने का बहुत बड़ा मौका है। तो पिछले 16-17 महीनों में बिलावल भुट्टो साहब ने पूरी दुनिया देखी और कहा जाता है कि आज तक पाकिस्तान की तारीख़ में वज़ारत ख़ारजा का जितना भी बजट था दौरों का, वो सबसे ज़्यादा बिलावल भुट्टो साहब ने कंज्यूम किया और कोई पैसा उन्होंने सरकारी ख़जाने में छोड़ा नहीं है दौरे से रिलेटेड जो उन्होंने खर्च नहीं किया। और जब उनसे पूछा गया कि आप इतने दौरे क्यों करते, तो उन्होंने कहा कि मैं वज़ीर ख़ारजा हूँ, मैं वज़ीर दाखिला तो नहीं हूँ, घर पे बैठा हूँ। और ये बात उनकी दुरुस्त है। वज़ीर ख़ारजा को वाकई ही मैदान में नज़र आना चाहिए, हर फोरम पे उन्हें जाना चाहिए, आवाज़ अपनी उठानी चाहिए, और बिलावल भुट्टो इस मामले में बिल्कुल ठीक है। अगर इन्हें वज़ीर ख़ारजा बनाया जाता है तो ये अपने प्रोफाइल को मज़ीद बेहतर बनाएंगे और ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है इनके लिए। जो इसहाक डार साहब जो हैं वो जो नहीं करना चाहते, इसहाक डार साहब थोड़ी सी शाय पर्सनैलिटी है, वो इंटरनेशनल फोरम्स में जाके ज़रा बोलते हुए थोड़े से घबराते हैं, जबकि बिलावल भुट्टो साहब इंटरनेशनल फोरम्स पे बड़े कंफर्टेबल फील करते हैं अपने आप को। वो बिल्कुल उसी तरह जिस जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब एक बैनुल-अक़वामी लीडर बने थे वज़ीर ख़ारजा बन के, तो बिलावल भुट्टो साहब भी एक बैनुल-अक़वामी लीडर बनना चाहते हैं। और जब ये वज़ीर ख़ारजा बन जाएंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा बन जाएगी तो फिर इसहाक डार साहब ज़ाहिर है बड़े सीनियर आदमी हैं, वो मियां नवाज शरीफ साहब के रिश्तेदार भी हैं, मियां नवाज शरीफ साहब के इंतहाई करीब भी हैं, और बाज़ औक़ात तो ऐसा महसूस होता है कि ये सब कुछ यही हैं और अगर ये नहीं होंगे तो हुकूमत नहीं चल सकेगी। तो फिर अब उसके बाद कोई ऐसी वजारत नहीं बचती वजारत ख़जाना के अलावा जिस पे इसहाक डार साहब मुतमईन हो सकते हैं। तो फिर डेफिनेटली इनके लिए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ओहदा तख्लीक किया जाएगा, जिस पे फिर इसहाक डार साहब को ये मौका दिया जाएगा कि वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन के इकनॉमिक अफेयर्स भी अपने हाथ पे रख लें। तो वो इसहाक डार साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, साथ जो उनके कुछ इकनॉमिक अफेयर्स हैं जो औरंगज़ेब साहब के पास हैं, जिसमें ज़ाहिर खींचातानी अब शुरू हो चुकी है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा इसहाक डार साहब अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करेंगे। तो जो ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आएगी तो इसहाक डार साहब को या तो आपको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाना पड़ेगा, या फिर अगर वो वजारत ख़ारजा में रहते हैं तो फिर बिलावल भुट्टो साहब को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाना पड़ेगा। इस सारे लेन देन के अंदर एक सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इसमें सबसे ज़्यादा गेन जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया। अब देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कमाल कि उन्होंने काबीना में शमूलियत अख्तियार नहीं की और उसके बदले उन्होंने हुकूमत से क्या कुछ नहीं लिया। उन्होंने चेयरमैन सेनेट ले लिया और उन्होंने साथ ही प्रेसिडेंट हाउस ले लिया, फिर 2 जगहों पे अपने गवर्नर ले लिए, फिर बहुत सारे जो इदारे हैं उनके चेयरमैनशिप जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास चली गई है। और इसके बाद अब उनका अगला कार्ड देखें कि वो अब काबीना में शरीक होंगे और वहाँ पे भी अपनी टर्म्स एंड कंडीशन बनवाएंगे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सारी गेम में हर लिहाज से विनर है
और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस सारे मामले में लूज़र है, क्योंकि उन्होंने उनको सदारत भी दे दी, गवर्नरशिप भी दे दी, चेयरमैन सेनेटशिप भी दे दी, बहुत सारे उनके मुतालबात उन्होंने मान लिए और उसके बाद अल्टीमेटली उन्हें काबीना में जगह भी देनी पड़ गई और वजारतें भी उन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मर्जी के उनके हवाले करनी पड़ेगी। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि समझदार कौन है, इधर पूरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या उस साइड पे सिर्फ एक जरदारी जो वाकई सब पे भारी होता है।